अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पढ़ी थी और हमने देखा कि उसकी जर्नल एंट्रीज का फ्लो क्या होता है। उसमें कुछ छोटी छोटी सी एग्जांपल्स मैंने आपको साइन की थी, उनमें कुछ सवाल है आपका तो बताइए। सब वाज़ेह है, सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। चलिए, इसके बाद दो छोटे छोटे से नुकात जो इसमें और रहते हैं पढ़ने वाले। वो है चेंज इन एस्टिमेट रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन। रेजिडुअल वैल्यू है, यूजफुल लाइफ है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करने में ये तीन चीजें अपना रोल प्ले करती हैं। आपने एक एसेट खरीदा, उसकी कोई कॉस्ट है, उसमें से आप रेजिडुअल वैल्यू को लेस करते हैं, और ये रेजिडुअल वैल्यू क्या है? ये एक एस्टिमेट है। आप अंदाजा लगाते हैं कि यार इसकी रेजिडुअल वैल्यू इतनी की होगी, फिर उसको यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करते हैं। यूजफुल लाइफ भी एक एस्टिमेट है। आप अंदाजा लगाते हैं कि यार इसकी लाइफ इतनी की होगी, और फिर आप एक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चूज करते हैं। वो भी आप एक एस्टिमेट लगाते हैं कि यार इसके बेनिफिट्स मुझे शायद इक्वल इक्वल मिलेंगे, तो मैं स्ट्रेट लाइन रख लेता हूँ, और अगर डिक्लाइनिंग मिलेंगे तो चलो मैं डिमिनिशिंग बैलेंस रख लेता हूँ। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो कि दरअसल आपके अंदाजे हैं, एस्टिमेट्स हैं, जिसकी बुनियाद पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अब अगर इनमें से किसी में भी तब्दीली आ जाएगी तो डेप्रिसिएशन बदल जाएगी। इसको बोलते हैं चेंज इन एस्टिमेट, कि डेप्रिसिएशन का एस्टिमेट बदल गया है, अंदाजा बदल गया है। मसलन एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है लेट से ₹1,00,000, उसकी रेजिडुअल वैल्यू है से ₹10,000, उसकी यूजफुल लाइफ है से 5 साल, और स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो डेप्रिसिएशन पर ईयर कितनी निकलेगी? क्या जवाब आया? 18,000। अब ईयर 1 में ₹1,00,000 का एसेट था, 18,000 से डेप्रिशिएट हुआ तो पीछे बच गया 82,000। ईयर 2 में 82,000 का एसेट था, 18,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज फिर हुई, पीछे क्या बचा? 64,000। ईयर 3 में आके आपका एस्टिमेट बदल गया। आपने कहा यार मैंने सोचा था कि इसकी लाइफ 5 साल होगी, वो 5 नहीं होगी, वो 7 साल होगी। टोटल यूजफुल लाइफ एस्टिमेट चेंज्ड टू। अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे अच्छा 2 साल तो गुजर चुके हैं, अब इसका मतलब अब रिमेनिंग लाइफ क्या रहेगी? 5 साल। ये चले, मैं इसको जरा डिफरेंट नंबर करने के लिए, क्योंकि पहले भी 5 ही साल था, मैं इसको 7 की जगह 8। तो 2 साल गुजर चुके हैं, अब रिमेनिंग है 6 साल। तो मैं कहूंगा अच्छा आज वैल्यू कितनी है एसेट की? 64,000, क्योंकि 18,000 तो डेप्रिशिएट हो चुका है। आज वैल्यू कितनी है? 64,000। तो मैं दोबारा से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। मैं फिर लिखूंगा 64,000 नफी रेजिडुअल वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ
6 साल। तो 7th थीम 6। कॉस्ट में से की थी, दोबारा करेंगे। क्यों? आप डेप्रिशिएट 90,000 को करना शुरू हुए थे या 10 लाख पूरे को करना शुरू हुए थे? तो लाख में से तो माइनस नहीं हुई। आप मुझे ये बताएंगे कि 64,000 है, क्या इसमें से रेजिड वैल्यू ऑलरेडी माइनस हो चुकी है? नहीं, ये तो पूरी अमाउंट है। वो सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए माइनस की थी, एक्चुअली लेजर में तो माइनस नहीं की थी आपने। इसीलिए आज फिर आपने क्या किया, आज आपने कहा आज की डब्ल्यूडीवी उठाई, उसमें से दोबारा से रेजिड वैल्यू माइनस की और रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पर डिवाइड कर दिया। अब डेप्रिसिएशन निकला 9,000। अब मैं क्या करूंगा, 64,000, 9,000 डेप्रिशिएट होगा, पीछे बचा 55,000। अगले साल 55,000, फिर 9,000 डेप्रिशिएट होगा और बचा 40,000। अच्छा, अब टोटल लाइफ भला कितनी थी इसकी? 8 साल। कितने साल गुजर गए? 4 साल। 5वां साल अभी चल रहा है। अभी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 4 साल अभी रहते हैं। आपका रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट बदल गया। आपका ख्याल था कि रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? 10,000। आपने कहा ये 10,000 नहीं होगी, ये 4,000 होगी सिर्फ, ये 3,000 होगी सिर्फ। फिर अब हम क्या करेंगे, हम रिकैलकुलेट करेंगे। अब आज फिर रिकैलकुलेट करेंगे। मैं कहूंगा आज की डब्ल्यूडीवी क्या है? 46,000। नफी रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू 3,000 और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 साल। तो 43 नफी में 4 इज 10,750। तो यहाँ से आगे मैं डेप्रिसिएशन 10,750 रुपए की शुरू कर दूंगा। क्या जवाब आया आगे? 46, 10, 36, 35,250, 35,200। अगले साल आया 35,250। अब फिर फर्ज करें मैं, अब मैं बदल देता हूँ, मेथड बदल देता हूँ कि अभी तक हम स्ट्रेट लाइन करते चले आ रहे थे। अब आगे कंपनी को ये एहसास हुआ कि स्ट्रेट लाइन नहीं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से आगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का रेट निकालेंगे। वन माइनस nth रूट आर ओवर सी। आर कितना है? 3,000। आर सी कॉस्ट 35,250 जो आज की वैल्यू है, और रिमेनिंग लाइफ 3 साल, 6, 7, 8 और 1 माइनस। तो जवाब क्या आया? यानी 56% तकरीबन। तो आपका रेट निकला है 56%। अब यहाँ से आगे आप 56% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इस साल 35,250 का 56% ले लेंगे। नहीं, 19,000 होने, 19,740। ये माइनस करें तो डब्ल्यूडीवी क्या आई? 35,250 में से 19,740। 19,740। अगली दफा 15,510 का 56% ले लेंगे। 8,600 86 कर देते हैं। तो क्या क्या बचा? छह 6,800। अब इसका 56% ले लेंगे। कितना है?
नहीं 68-24 WDV आ गई है ना। अब अगले साल फिर 56% 68-24 का ले लेंगे। अट्ठतीस 21 वही तकरीबन मैंने राउंड ऑफ कर दिया ताकि पीछे 3000 ही बच जाए, क्योंकि एंड पे रेजिल वैल्यू कितनी बचनी है 3000। तो 68-24 में से 38-24 निकलेगा तो पीछे बचा 3000, ये उसकी रेजिल वैल्यू बची। तो ये है चेंज इन एस्टिमेट कि जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, दरअसल आप जैसे जैसे एस्टिमेट बदलता जाता है वैसे वैसे आप रिकैलकुलेट करते जाते हैं। ये चीज जहन में रहे कि डेप्रिसिएशन का एस्टिमेट जिस साल में बदलेगा हम उस साल की कैलकुलेशन रिवाइज कर देंगे, लेकिन गुजरे हुए सालों को नहीं छेड़ेंगे। ये है जी चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, सफा नंबर 200 पे, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड और चेंज ऑफ यूजफुल लाइफ एंड रेजिल वैल्यूज। क्योंकि जब आप रेट निकालते हैं तो उसके अंदर वो खुद ब खुद उसको माइनस करके कंसीडर कर चुका है। आपने जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला लगाया रेट निकालने का तो क्या लगाया 1 माइनस nth रूट r ओवर c, वेयर r इज द रेजिल वैल्यू। तो फार्मूले ने ऑटोमेटिकली उसको अकाउंट पर कर लिया हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल 15 देखते हैं। ऑन 1st January 2001 Air Limited purchased an asset of 10,000 with nil residual value and is intended to be used for 10 years. The entity uses straight line method. On 1st January 2003, Air Limited reconsidered the use of the depreciation method and concluded that the straight line method is not appropriate for this type of asset. Instead, 25% depreciation or reducing balance method is appropriate. अब क्या करेंगे, 2001 की डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे निकालेंगे, 2002 की डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में निकालेंगे, 2003 की डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे 25% से निकाल देंगे उस वक्त की WDV पकड़ के। दैट्स इट। ये देखें 2001 में आपने 1000 की डेप्रिसिएशन निकाल दी, 2002 में भी आपने 1000 की डेप्रिसिएशन निकाल दी, 2003 में आके आपने कहा अच्छा आज WDV है 8000, 2000 निकल चुकी है डेप्रिसिएशन, 8000 का 25% लेंगे, 2000 डेप्रिसिएशन आ गई, अगली दफा 6000 का 25% ले लेंगे, वो 1500 आ जाएगी, अगली दफा 4500 का 25% ले लेंगे और सो ऑन, ये चलता रहेगा सिलसिला। ये है रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। इसमें वही बात है जो मैंने कहा कि रेजिडुअल वैल्यू बदल जाए या यूजफुल लाइफ बदल जाए तो उसका भी हम जिस साल में बदलेगी वहां तब्दीली कर देंगे और रिकैलकुलेट कर देंगे एंड दैट्स इट। ये इसकी चेंजेस की कैलकुलेशन है। अब यहाँ से कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन शुरू होते हैं। Since he commenced 19 example. Since he commenced business on 1st January 2010, Sophie has purchased for cash the following 3 machines. मशीन नंबर 1 2010 में खरीदी, मशीन नंबर 2 2011 में खरीदी और मशीन नंबर 3 2012 में खरीदी। तीनों की कॉस्ट अलग अलग है, तीनों का रेट भी अलग अलग है। Sophie's policy is to charge a full year's depreciation in the year of purchase, irrespective of the date of purchase. And the reducing balance method is used to calculate the depreciation. Accounts prepare करने हैं हमें 31 दिसंबर के। अब यहाँ देखें एक बात नई सामने आई है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोफी की ये पॉलिसी है कि वो फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इन द ईयर ऑफ परचेज इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ परचेज। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि डेप्रिसिएशन उस डेट से चार्ज करना शुरू की जाती है जिस दिन एसेट रेडी फॉर यूज हो जाए। सोफी कहती है कि नहीं, हम तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे भले जब मर्जी खरीदा हो। दुनिया में ये तरीका एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये तरीका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में परमिटेड नहीं है। ठीक है, दुनिया में ये तरीका एग्जिस्ट करता है बट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसकी इजाजत नहीं देते। तो इसीलिए अगर ये तरीका बहरहाल अगर लगाना हो तो इसका तरीका क्या होगा कि जिस साल में खरीदेंगे उसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, भले वो एसेट 4 महीने पहले लिया था या 10 महीने पहले लिया था। अच्छा, उसका नतीजा एक और भी निकलता है, तो जिस साल में हम बेचते हैं उस साल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। यानी
मैंने 2010 में खरीदा एक एसेट मई में, और साल मेरा खत्म हुआ दिसंबर में, तो मैं डेप्रिसिएशन क्या करूंगा, जनवरी से दिसंबर तक की चार्ज करता हूँ। अच्छा, फिर 8 साल बाद मैंने इस एसेट को बेचा, फर्ज करें अक्टूबर में, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि जिस पीरियड में मैंने खरीदा था उस पीरियड में मैंने पहले ही एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी थी। अब जिस पीरियड में मैं बेचूंगा उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा। फिर आमतौर पर ये यूं किया जाता है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनमें ये परमिशन नहीं है। उसके मुताबिक एक एसेट की डेप्रिसिएशन तब शुरू होती है जब एसेट रेडी फॉर यूज हो जाए, अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। बाकी इसके अकाउंट वैसे ही, मशीनरी का अकाउंट आपने बना लिया, मशीनरी खरीदी, मशीनरी डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, आगे ओपनिंग बैलेंस हुआ, फिर और मशीनरी खरीदी, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ गया, फिर ओपनिंग बैलेंस हुआ, आगे और मशीनरी खरीदी, फिर क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो मशीनरी में तो बस कॉस्ट ही चल रही है। अलबत्ता अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट होगा, वहां दरअसल आप डेप्रिसिएशन की एंट्रियां डाल रहे होंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और वो डेप्रिसिएशन आपको अलग अलग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों एसेट की डेप्रिसिएशन के रेट अलग अलग है। एक का रेट है 25%, एक का रेट है 30% है, एक का रेट है। इसका मतलब है आपको तीनों, दरअसल आपको तीनों की डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर दफा। रियल लाइफ सिनेरियो में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर हम एक टी अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम उनके टी अकाउंट ही 3 बना देते हैं। मशीन 1 का टी अकाउंट, मशीन 2 का टी अकाउंट, मशीन 3 का टी अकाउंट। इससे क्या होता है, मशीन 1 की वर्किंग अलग चलती रहती है 2 की, क्योंकि हर एक का रेट अलग अलग है। अब अगर मैं इन तीनों को एक ही अकाउंट में डाल दूंगा तो हर साल मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर शुरू से वर्किंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि WDV मेथड में तो आपको शुरू से वर्किंग चाहिए कि अच्छा ओपनिंग इतना था, फिर डेप्रिसिएशन निकल गई तो WDV इतनी बची, उस WDV पे इस दफा डेप्रिसिएशन इतनी लेनी है। तो इसलिए ये ट्रिकी हो जाता है अगर एक ही अकाउंट में डालें तो आप इसको 3 अलग अलग अकाउंट भी बना सकते हैं। तो इसको मुख्तर सा बनाइएगा, छोटा सा सवाल है। इसी तरह एक और आ गया, डियाना लीजेज आउट जर्मन स्पोर्ट्स कार्स। She started business on 1st January 2010 and has decided to depreciate the car on straight line basis at 25% per annum on cost at the year end. During the year 2010 to 13, following purchases took place. 2010 में उसने इतनी गाड़ियां ले ली, 2011 में इतनी गाड़ियां ले ली, 12 में इतनी गाड़ियां ले ली, 13 में तो गाड़ियां खरीद लेंगे और उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके अकाउंट बनाते हैं। ये भी उसी तरह का सादा सी सवाल है। An entity started business on 1st January 2023, the financial year end being 31st December. The machinery bought, 2023 में आपने एक मशीन खरीदी इतने की, 2024 में आपने एक और मशीन खरीदी इतने की, फिर अक्टूबर में एक और मशीन खरीदी इतने की, फिर 26 में एक और मशीन खरीदी इतने की। तो कहता है डेप्रिसिएशन 10 सालों की निकालने, 10 सालों के अकाउंट बनाने हैं। तो नहीं, डेप्रिसिएशन इज ओवर 10 years यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, मशीन्स आर बीइंग डेप्रिसिएटेड। मशीनरी अकाउंट बनाते हैं 2023 का, 24 का, 25 का और 26 का। ठीक है, तो ये भी वही उसी तरीके से बन जाएगा। तो ये 2-3 छोटी छोटी सी एग्जांपल इसकी अटेम्प्ट कीजिए, और बस ये इतना ही सिंपल है। इससे आगे जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं डेप्रिसिएशन के, वो फिर जब हम IAS 16 पढ़ेंगे FR1 के सिलेबस के साथ, तो फिर वो उसमें अपनी तफसील के साथ डिस्कस हो रहा होगा। बता देता हूँ, डिस्पोजल की अकाउंटिंग इसमें दी हुई है। ओके, डिस्पोजल असल में क्या होता है, इस किताब में दिया भी नहीं हुआ और ये FR1 के स्कोप का पार्ट भी है। डिस्पोजल असल में ये कहता है कि जब आप किसी एसेट को बेच देते हैं, यानी अपने पास से खत्म कर देते हैं, तो उसकी क्या अकाउंटिंग होगी। तो जैसे एसेट खरीदने के टाइम पे आप क्या करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं, तो बेचने के टाइम पे आप क्या करेंगे, एसेट को क्रेडिट कर देंगे। किस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, जितने से वो अपनी किताबों में एग्जिस्ट कर रहा है। आपकी किताबों में एसेट 2 जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक एसेट के अकाउंट में और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। तो ये दोनों ही खत्म करने हैं। अब मिसाल के तौर पे ये एक एसेट का अकाउंट है, फर्ज करें ये कार्स है और ये उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है।
कार है, फर्ज करें इसका ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 2 लाख और उसकी क्यूमुलेटेड है आपके पास फर्ज करें 50,000। इस मरतबा आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की 15,000 की, तो आपने एक्यूमुलेटेड क्रेडिट कर दिया 15,000 से। अब एक्यूमुलेटेड हो गई है 65,000 और कॉस्ट है 2 लाख। नेट कितना हुआ? 1,35,000। 2 लाख रुपए कॉस्ट है और 65,000 की एक्यूमुलेटेड है, तो नेट कर दूं तो WDV कितनी है? 1 लाख। फर्ज करें ये गाड़ी आपने 1,40,000 की बेच दी है, 1,48,000 की बेच दी है। एक तो आपने इस कार को खत्म करना है, तो कार को क्रेडिट करेंगे कितने से? 2 लाख से। दूसरा आपने एक्यूमुलेटेड को खत्म करना है, इसको डेबिट करेंगे 65,000 से। अब एक्यूमुलेटेड भी खत्म हो गया है, अब आपको पैसे मिले कितने? 1,48,000। तो कैश आपने डेबिट कर दिया 1,48,000 से। अब क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर है? नहीं, फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि गेन या लॉस हुआ होगा। वो निकालते हैं कितना है। 1,35,000 वाली चीज 1,48,000 की बेच दी है, तो 13,000 का गेन हुआ है। तो गेन आमदनी है, इनकम है, क्रेडिट करेंगे गेन 13,000। ये एंट्री रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से एक एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, यानी उसकी कॉस्ट को भी खत्म कर देंगे, उसकी एक्यूमुलेटेड को भी खत्म कर देंगे, जो पैसे मिले हैं वो रिकॉर्ड कर लेंगे और डिफरेंशियल जो होगा वो मुझे गेन या लॉस हो जाएगा। अगर गेन होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा। इस तरीके से डिस्पोजल को हैंडल कर लिया जाता है। तो बेसिकली तो ये हो रहा है कि पुराना एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया और बदले में कैश नहीं मिला, एक और एसेट मिल गया है। यानी सब कुछ यही है, फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ डेबिट कैश नहीं होगा बल्कि नया एसेट होगा। मसलन आपने अपनी गाड़ी देके एयर कंडीशनर खरीद ली है, तो गाड़ी निकल गई है तो गाड़ी क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड भी खत्म कर दी है, एक्यूमुलेटेड डेबिट। बदले में 1,48,000 नकद नहीं मिला बल्कि 1,48,000 का एसी मिल गया, तो मैं कैश की जगह क्या डेबिट करूंगा? गेन हुआ है मुझे। देखो ना, 1,35,000 की चीज दे के 1,48,000 का एसी ले लिया। तो अच्छा ठीक है, हमने एक एसी खरीदा है 1,48,000 का और हाथ से 20,000 भी दिया है, तो कैश क्रेडिट कर देंगे, कैश क्रेडिट 20,000। ठीक है, अब निकालें बैलेंसिंग करके। अब डेबिट पे है 1,48 और 65 और क्रेडिट पे है 2,20,000। डिफरेंस निकालें। अगर वो क्रेडिट पे निकल रहा है तो गेन है और अगर वो डेबिट पे निकल रहा है तो लॉस है। ठीक है, और लॉस हुआ है। देखें, इधर है 2,20,000 और इधर है 2,13,000, तो 7,000 इधर डिफरेंस आया, तो लॉस डेबिट करूंगा। ठीक, आप इसको यूं समझ लेना आसान अल्फाज में। आपने पुरानी गाड़ी कितने की थी? 1,35,000 की, 1,35,000 की वो दे दी है और बदले में एसी कितने का ले लिया? 1,48 में से 20,000 तो आपने कैश पकड़ाया है, तो फिर एसी के पैसे गाड़ी में कितने एडजस्ट हुए? 1,28,000। भाई 1,48,000 का एसी आपने खरीदा है, वो 20,000 तो नकद दे दिया है, तो इसका मतलब बाकी के पैसे 1,28,000 वो आपने गाड़ी में एडजस्ट कराए हैं। 1,35,000 वाली गाड़ी आपने कितने में एडजस्ट कराई है? 1,28,000 में, तो इसका मतलब 7,000 का नुकसान हुआ है। तो देखिए वहां से 7,000 का नुकसान निकला। नहीं, देखिए मैंने पुरानी एक चीज 1,35,000 में दी है और उसके बदले में जो चीज ली है वो 1,28,000 की ली है, नुकसान नहीं हुआ। एक चीज जो मेरी बुक्स में से निकली है वो 1,35 है और बदले में जो चीज आई है वो 1,28 है, तो डिफरेंस नुकसान नहीं हुआ मुझे। ऐसे नुकसान होता है। 1,28 में कैसे कह रहा हूं फिर देख लें। मैंने 1,48 का एसी लिया है लेकिन 20,000 तो उसके लिए नकद हाथ से दिया है। इसका मतलब है कि बाकी का 1,28,000 है जो मैंने अपनी गाड़ी के अगेंस्ट एडजस्ट कराया है। अब मेरी गाड़ी कितने की थी? 1,35 की, एडजस्ट कितने में कराई है? 1,28 में, तो इसमें 7,000 का नुकसान हुआ मुझे। 1,35 की चीज अगर 1,28 में दूंगा तो नुकसान ही होगा।
ठीक है, तो इसको इस तरीके से हैंडल किया जाता है कि जो एसेट हमने डिस्पोज ऑफ किया है उसको खत्म कर देते हैं, और जो एसेट आ गया है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और डिफरेंशियल मुझे गेन या लॉस हो जाता है। ठीक है, तो सारा लॉस हो जाएगा। मसलन फर्ज करते हैं यही सिनेरियो है, यही गाड़ी है, 2 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है, 65,000 उसकी डेप्रिसिएशन है, नेट बुक वैल्यू कितनी है, 1,35,000। एक्सीडेंट हुआ और ये गाड़ी स्क्रैप हो गई, डेड हो गई, इसका कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला, तो क्या करूंगा? कार को क्रेडिट करूंगा, 2 लाख रुपए से खत्म कर दूंगा, अक्यूमुलेटेड को डेबिट करूंगा 65,000 से। अब कोई पैसे मिले, कुछ स्क्रैप से कुछ भी नहीं मिला, डेबिट और लॉस कितने से, 1,35,000। हाँ ये हो सकता था कि कुछ पैसे मिल जाते। भाई अगर एक्सीडेंट भी हुआ है तो कोई मलबा तो निकला होगा ना, कोई तो तोल के बिका होगा ना। फर्ज करें जी 10,000 मिल गया है, तो मैं कहूँगा अच्छा यार 10,000 मिल गया, कैश डेबिट 10,000 से, और बाकी का 1,25,000 जो है वो मुझे लॉस हो गया। तो इस तरीके से ये डिस्पोजल जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाती है। ओके, काफी डिटेल में ये चैप्टर FR1 में फिर काफी डिटेल में आएगा। अभी इसकी सिर्फ जितनी की एग्जांपल्स हैं ऐसी बस यही कर लीजिए और ये काफी है। इसकी कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, एंड इसमें इसी के एक आध सवाल और कल देख लेंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगा। आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वो 1-2 सवाल आखिरी 1-2 सवाल मैं अटेम्प्ट करा देता हूँ जो कम्प्रिहेंसिव है, तो ये आपको पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम कर लेते हैं, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम कर लेते हैं इन्वेंट्रीज। ठीक है, थैंक यू।